हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आप एचटेट का एग्जाम देने वाले हैं और आपने टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का फॉर्म फिल कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है हमारा एंग्लो नॉर्मन एज, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंग्लो नॉर्मन एज को मिडल इंग्लिश एज के नाम से भी जाना जाता है और जो ये एज है एंग्लो नॉर्मन एज, ये ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आती है। अब हम देखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। इसका टाइम पीरियड है 1066 टू 1300 एडी। ये इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है तो हमें इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे एंग्लो नॉर्मन एज के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, इंग्लैंड बिकेम अ ट्राइलिंगुअल कंट्री। अब क्या है, नॉर्मन पीरियड के अंदर जो इंग्लैंड है वो क्या बन चुकी है, एक ट्राइलिंगुअल कंट्री बन चुकी है। ट्राइलिंगुअल कंट्री कौन सी होती है, एक ऐसी कंट्री जिसमें एक साथ तीन तीन लैंग्वेज क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइलिंगुअल कंट्री। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन नॉर्मन पीरियड अरिस्टोक्रेसी पीपल स्पीक लैंग्वेज नॉर्मन फ्रेंच। यानी कि जो नॉर्मन पीरियड था उसके अंदर जो अरिस्टोक्रेसी पीपल थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, वो बोलते थे नॉर्मन फ्रेंच। अब आप देखोगे कि जो ये अरिस्टोक्रेसी हैं ये कौन से लोग होते हैं, कौन से पीपल होते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो किसी भी समाज में तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो हाई लेवल के होते हैं, एक होते हैं जो क्या होते हैं मिड लेवल के होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल लो लेवल के होते हैं। मतलब एक वो जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, दूसरे वो जो नॉर्मल होते हैं जिसे हम मिडल लोग कहते हैं, तीसरा वो जो कि क्या होते हैं गरीब होते हैं। तो जो अरिस्टोक्रेसी होते हैं ये क्या होते हैं, उच्च लेवल के यानी कि पैसे वाले लोग होते हैं। तो उस टाइम के जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, वो बोला करते थे नॉर्मन फ्रेंच। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर हमारा क्या है, एजुकेटेड क्लर्जी स्पीक्स। जो उस टाइम के एजुकेटेड पढ़े लिखे क्लर्जी होते थे, क्या होते थे, पढ़े लिखे क्लर्जी होते थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो लोग बोलते थे लैटिन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो क्लर्जी लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ पे सारे क्लर्जी की बात नहीं है। क्लर्जी क्या होते हैं, जो पादरी होते हैं, यहाँ पे सबकी बात नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो लोग, वो क्लर्जी जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो बोलते थे लैटिन लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज ऑफ मासिस। मासिस क्या होते हैं, मासिस होता है कॉमन पीपल। वे लोग जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जो वहां के नेटिव लोग होते हैं, वो नॉर्मन पीरियड के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, ये हमें देखना है। तो जो कॉमन नेटिव या फिर आप कह सकते हो मासिस जो लोग थे वो इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम पे बोला करते थे। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या था, जो अरिस्टोक्रेसी पीपल थे यानी कि जो उच्च फैमिली के लोग थे वो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फिर जो एजुकेटेड क्लर्जी लोग थे वो क्या बोलते थे, लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। और फिर जो तीसरे हैं कॉमन और नेटिव जिसको आप कह सकते हैं, वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज किया करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया करते थे। कब, नॉर्मन पीरियड के अंदर। अब हम देखेंगे नॉर्मन पीरियड में जो लिटरेरी वर्क्स थे वो कौन से थे, मतलब उस टाइम पे कौन सी बुक्स लिखी और किस किस ने लिखी। और ये हमारी सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स ही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले था हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया ये एक बुक है और ये किसने लिखी, रिटन बाय जोफ्री ऑफ मनमथ। किसने लिखी, ये जोफ्री ऑफ जो मनमथ थे उन्होंने इसको लिखा था। और जोफ्री ऑफ मनमथ को मंक के नाम से भी जाना जाता है। तो बुक का नाम आ सकता है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। बुक किसने लिखी, राइटर आएगा तो हम कहेंगे कि जोफ्री ऑफ मनमथ ने लिखी, या फिर ये भी आ सकता है कि जोफ्री ऑफ मनमथ ने इनमें से कौन सी बुक लिखी। तो वहां पे तीन कोई और नाम दे देंगे और चौथा नाम आपको ये दे दिया जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जो ये बुक थी ये किस भाषा में लिखी हुई थी, कौन सी लैंग्वेज में, तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। और कब, 1136 में, यानी कि 1136 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। अब हम देखेंगे कि जो ये बुक थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस बुक का क्या किया गया, रेफरेंस लिए गए। मतलब क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है कि जैसे उस टाइम पे बहुत सारे राइटर थे, तो जो राइटर थे वो अपनी बुक लिखने से पहले क्या करते थे, दूसरों की बुक्स देखते थे और वहां से उनको जो चीजें अच्छी लगती थी उनका यूज करके वो अपनी राइटिंग किया करते थे। तो ये जो बुक है ना, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, इसमें से भी क्या है, अलग अलग राइटर ने क्या किया, रेफरेंस लिया, यानी कि इसमें से हेल्प ली और फिर अपनी बुक को लिखा। अब किस किस ने इसमें से रेफरेंस लिया ये हम यहाँ पर देखेंगे।
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किसने रेफरेंस लिया या किसने रेफरेंस नहीं लिया। सबसे पहले इस बुक में से जो शेक्सपियर होते थे, जो कि एक ग्रेट राइटर होते थे, उन्होंने भी क्या है यहाँ पे रेफरेंस लिया है। और कौन सी बुक के अंदर लिया है, उन्होंने एक बुक लिखी थी किंग लियर। इस किंग लियर के अंदर उन्होंने इस हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया बुक से क्या किया है, रेफरेंस लिया है। फिर हमारे आते हैं मेलोरी। मेलोरी ने भी क्या किया है, यहाँ से रेफरेंस लिया है। और इसकी कौन सी बुक है, मॉर्ट डी आर्थर। इस बुक के अंदर उन्होंने इस रेफरेंस का यूज किया है। फिर हमारे आते हैं टेनिसन, जो कि एक इंपॉर्टेंट राइटर हुए हैं। इन्होंने भी यहाँ से रेफरेंस लिया है। और कौन सी बुक के अंदर, इडिल्स ऑफ द किंग। कौन सी बुक के अंदर, इडिल्स ऑफ द किंग बुक के अंदर इन्होंने इसका रेफरेंस लिया है। फिर जोफ्री चौसर, जोफ्री चौसर ने भी क्या किया है, इस बुक के अंदर से रेफरेंस लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्क हमारा है ब्रूट। ब्रूट क्या है, ये एक बुक का नाम है। और इस ब्रूट बुक को किसने लिखा है, तो ये रिटन बाय लेमंट। किसने लिखी है, ये लेमंट ने लिखी है। और जो ये लेमंट है, ये क्या है, एक इंग्लिश प्रीस्ट है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि लेमंट कौन है, या ब्रूट किसने लिखी है, या लेमंट ने कौन सी बुक लिखी है। तो ब्रूट जो बुक है वो रिटन बाय है क्या, लेमंट। और ये लेमंट कौन है, एक इंग्लिश प्रीस्ट है। ब्रूट ऑल्सो नोन एज द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रूट है उसको क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रूट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिटन इन 1200। ये जो बुक है ब्रूट, ये 1200 के अंदर लिखी गई थी। फॉर्म ऑफ राइमिंग क्रॉनिकल। और ये किस फॉर्म में लिखी गई है, ये राइमिंग क्रॉनिकल की फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो कौन सी है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये क्या है, एक बहुत अच्छी क्या है, एक वर्क है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। और बहुत फेमस है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। ये क्या है, एक डिबेट है। डिबेट क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेके आर्ग्यू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। तो ये बुक क्या है, ये वर्क क्या है, एक डिबेट है। और ये डिबेट किसके बीच में है, ये एक आउल और एक नाइटिंगेल के अंदर एक डिबेट है। ये एक फेबल है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक स्टायर भी है। फेबल क्या होता है, फेबल वो होता है जो हमें मोरल देता है, कुछ सिखाता है। स्टायर क्या होता है, जब कोई किसी चीज के ऊपर क्या करता है, तानाकसी करता है ना, तो उसे कहते हैं स्टायर करना। ठीक है। कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच। ये जो बुक है ये कॉपी की गई है और इसको ट्रांसलेट किया गया है किस में, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो ये थी हमारी बुक कौन सी, द आउल एंड द नाइटिंगेल। नेक्स्ट है हमारी द पर्ल। द पर्ल ये क्या है, एक पोएम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो द पर्ल पोएम है ये लेट 14th सेंचुरी के अंदर राइट डाउन की गई थी, लिखी गई थी। इसको हम क्या कहते हैं, मिडल इंग्लिश एज जो कहते हैं ना, 14th सेंचुरी मिडल इंग्लिश एज में क्या है, द पर्ल पोएम राइट डाउन की गई थी। इस पोएम के अंदर क्या क्या यूज किया है, सबसे पहले इसमें एलेग्री का बहुत ज्यादा यूज किया है। फिर इसमें ड्रीम विजन यानी सपनों का बहुत ज्यादा यूज किया है। तो ये क्या है, हमारी पोएम है जो हमें याद रखनी है। अब नॉर्मन पीरियड के अंदर कुछ नोटेबल इवेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट इवेंट है, उनको हम देखेंगे कि क्या क्या नोटेबल इवेंट इस पीरियड के अंदर रहे हैं। सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या था, थॉमस बेकेट, एक बंदा था, कौन, थॉमस बेकेट, उनका मर्डर हुआ। और ये जो थॉमस बेकेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये कहाँ पे रहते थे, ये रहते थे आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के अंदर। कहाँ पे रहते थे, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के अंदर ये रहते थे। और इनका जो मर्डर हुआ था वो कब हुआ था, 1170 के अंदर इनका मर्डर किया गया था। फिर जो बकेट थे उनका कन्फ्लिक्ट था। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक तरह से लड़ाई, एक तरह से झगड़ा। वो किसके साथ था, हेनरी सेकंड के साथ था। तो बकेट का कन्फ्लिक्ट पूछा जा सकता है कि किसके साथ हुआ था, हेनरी सेकंड के साथ हुआ था। और ये हेनरी सेकंड कौन था, एक राजा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आफ्टर द नॉर्मन कन्केस्ट। जो नॉर्मन कन्केस्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन। इंग्लैंड क्या हो गया, 3 लैंग्वेज वाला नेशन बन गया, 3 लैंग्वेज वाला देश बन गया। यानी कि एक ऐसा देश जिसमें 3 लैंग्वेज एक साथ बोली जाती हैं, ऐसा देश ये बन गया। अब ये कौन सी लैंग्वेज थी ये भी पूछा जा सकता है। तो एक तो यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, दूसरी यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी, और तीसरी यहाँ पे क्या बोली जाती थी, लैटिन। अब जो ये फ्रेंच है ये कौन बोलते थे, जो वहां के रिच पर्सन थे वो फ्रेंच बोलते थे।
जो वहां के क्लर्जी थे लेकिन क्या थे, एजुकेटेड थे, वो लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, और जो तीसरे लोकल लोग थे वो क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते थे। नेक्स्ट क्या है, अपर क्लास स्पीक्स। अपर क्लास क्या बोलती थी, कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, उस टाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था वो कौन सा था, वो था हमारा मैग्ना कार्टा। बहुत क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कौन सा था नॉर्मन पीरियड के अंदर, तो ये था हमारा मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 के अंदर लिखा गया था। फिर क्या है हमारा अर्लीस्ट प्ले इन फ्रेंच। फ्रेंच का जो बहुत पुराना यानी अर्लीस्ट प्ले था वो कौन सा था, तो ये था हमारा द मिस्टर्ड एडम। क्या था ये, द मिस्टर्ड एडम। ये कब लिखा गया था, 12th सेंचुरी के अंदर ये लिखा गया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नॉर्मन पीरियड के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।